नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में। सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली विशेषता यह है कि वह सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यहां पर दो शब्द लिखे हुए हैं, सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधानों की तुलना में सबसे बृहद दस्तावेज है, सबसे लंबा है, सबसे विस्तृत है। इसको बनाने में ही लगभग 2 साल 11 महीने लग गए हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है। सबसे लंबा संविधान इसलिए है क्योंकि इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। अगर आप अमेरिका के संविधान को देखेंगे, उसमें मात्र केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इतना विस्तृत संविधान, इतना लंबा संविधान भारत का क्यों है? इसकी वजह कुछ कारण है। पहला कारण तो यह है कि भारत के संविधान में ज्यादातर जो प्रावधान हो सकते थे सभी सम्मिलित कर दिए गए हैं। जैसे भाग 3 में मौलिक अधिकार बता दिए गए, भाग 4 में डीपीएसपी बता दी गई है, भाग 5 में केंद्र सरकार से संबंधित जो भी नियम कानून हो सकते थे सारे प्रावधान कर दिए गए हैं। भाग 6 में राज्यों से संबंधित जो भी हो सकता है सारे प्रावधान कर दिए गए। इस प्रकार सभी क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों को लिख दिया गया है भारत के संविधान में, इसलिए भारत का संविधान लंबा हो गया है। दूसरा, आप जानते हैं कि भारत में अत्यधिक विविधता है और भारत काफी लंबा चौड़ा देश है, तो विविधता होने की वजह से सभी समुदायों के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। अब जैसे भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता है, इसके लिए भी प्रावधान कर दिए गए हैं। जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए प्रावधान कर दिए गए हैं, तो इसलिए सभी को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ प्रशासनिक जो अधिकरण होते हैं, अधिकरण हुआ या प्रशासनिक जो कार्यालय होते हैं उनके बारे में, जैसे कैग के बारे में बात की गई है, निर्वाचन आयोग की बात की गई है, वित्तीय आयोग जो होता है फाइनेंस कमीशन, उसकी बात की गई है। तो सारे प्रावधान एक ही जगह मौजूद हैं। इसकी वजह से हुआ क्या है, ये संविधान काफी लंबा हो गया है। और इसकी मूल वजह यह थी कि भारत आजाद हुआ था तो भारत में अव्यवस्था थी, नए नए लोग थे, कैसे इतने बड़े देश को चलाया जाएगा, इतना गरीब है। तो संविधान निर्माताओं ने यह कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा प्रावधान अभी लिख दिए जाएं, जिससे क्या हो, भविष्य में विवाद ना हो, कम से कम डिस्प्यूट हो, जिसकी वजह से देश की व्यवस्था चलती रहे। और उनकी बात ये सही भी साबित हुई, क्योंकि जो भारत के साथ देश आजाद हुए लगभग सभी में संविधान का पालन नहीं हुआ। आप पाकिस्तान को देख लीजिए या अन्य मध्य एशियाई देशों को देख लीजिए, सब जगह समय समय पर सेना ने हस्तक्षेप किया और संविधान को खत्म कर दिया गया। लेकिन भारत के संविधान को आज तक वो अच्छे से चल रहा है और लोकतंत्र एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। दूसरा शब्द है लिखित संविधान। संविधान दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित, रिटन और अनरिटन। लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान ऐसे संविधान होते हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज में ही सारी चीजें लिख दी हों। मींस एक किताब है, उसमें व्यवस्थित तौर पर सभी प्रावधानों को लिख दिया गया हो। ठीक है। अलिखित में क्या होगा, ऐसी कोई किताब नहीं होगी जहां पर सारी चीजें लिखी हों। जैसे भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अब लिखित संविधान में होता क्या है, एक संविधान सभा बैठेगी, वह संविधान सभा कुछ नियम कानून बनाएगी, उस दस्तावेज में सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ एक प्रमुख बात यह होती है कि उस संविधान को लागू करने की तिथि भी दी होगी। जैसे भारतीय संविधान में लिखा है 26 नवंबर 1949 को यह संविधान लागू होता है। अलिखित संविधान में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भारत और अमेरिका के संविधान क्या है? लिखित संविधान है, सारी चीजें लिख दी गई हैं, आप एक किताब में देख सकते हैं। इसके विपरीत अलिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान, अलिखित संविधान जो होते हैं वह संविधान किसी एक पुस्तक में नहीं होते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या हुआ, राजा किंग जॉन जो थे 1215 में उन्होंने एक मैग्ना कार्टा जारी किया। अब उस मैग्ना कार्टा के माध्यम से उन्होंने जनता को शक्तियां दी। अब वो जनता के पास जो शक्तियां गई वो धीमे धीमे जनता के पास शक्तियां बढ़ती गई। आप जानते हैं इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन जब हुआ, राजा को अपदस्थ कर दिया गया, राजा को हटा दिया गया, सारी शक्तियां जो संसद के पास पहुंच गई। अब संसद जो थी सर्वोच्च शक्तिशाली हुआ करती थी, वह जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती थी। तो इस प्रकार हुआ क्या कि सारी शक्तियां जो है संसद के पास पहुंच गई और संसद जो है आम कानूनों के माध्यम से शासन करने लगी। तो वहां पर ऐसे किसी संविधान सभा की या संविधान बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तब से लेकर अब तक वहां पर आम कानून संसद के माध्यम से कानून बनते हैं और वहां पर शासन होता है। जबकि भारत में क्या हुआ, भारत में संविधान सभा बैठी, आजाद जब भारत हुआ तो संविधान सभा बैठी, उसने एक संविधान बनाया और संविधान के दायरे में ही शासन होता है। इसलिए भारत में संविधान सर्वोच्च है।
ऐसे ही अमेरिका में जब अमेरिका आजाद हुआ, संविधान सभा बैठी, उसने संविधान बनाया और एक डेट दी कि इस दिन से ये संविधान लागू होता है, तो वो हो गया लिखित संविधान। अलिखित संविधान में ऐसी कोई डेट नहीं होती है, और अलिखित संविधान उन्हीं देशों में होते हैं जो परंपरागत होते हैं, लंबे समय में अलिखित संविधान माना जाता है, तब से चल रहा है, और संसद समय समय पर जो कानून बनाती है उनके माध्यम से वहां शासन होता है। तो आप क्लियर हुआ होगा रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो भारत का संविधान जो है वो सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। दूसरी बात आती है विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब बहुत से सोर्सेस से लिया गया है। मैंने इससे पहले एक लेक्चर भी बनाया है कि कहां कहां से चीजें ली गई हैं। जैसे भारतीय संविधान में जो दार्शनिक ढांचा है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, वह कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णित है वह अमेरिका से लिया गया है। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और भारतीय संविधान का एक मोटा मोटी अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो 60% तक का हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। ऐसे अलग अलग जगह से जो अच्छे अच्छे प्रावधान हुआ करते थे वो ले लिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि दुनिया भर के संविधान को छानने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें बची हैं, जो हमारे लिए सबसे उपयोगी हो सकती थी, उनको भारतीय संविधान में रखा गया है। तो दूसरी विशेषता यह है कि विभिन्न सोर्सेस से इस संविधान को लिया गया है, जहां से जो चीज हमको बढ़िया मिली। इस पे मैंने पूरा लेक्चर बनाया, आप उसको देख सकते हैं। तीसरी विशेषता देखते हैं भारतीय संविधान की है नम्यता और अनम्यता में समन्वय। मतलब ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, कठोर भी है और लचीला भी है। अब कैसे देखते हैं? कठोर का मतलब क्या होता है? कोई भी संविधान कठोर है उसका मतलब ये होता है कि उसको अमेंड करने में, उसको संशोधन करना बहुत ही कठिन काम हो। जैसे अमेरिका का संविधान, वह संविधान इतना कठोर माना जाता है कि उसमें संशोधन करना लगभग असंभव माना जाता है। दूसरा होता है लचीला संविधान। लचीला संविधान कौन सा होता है? जिसको अमेंड करना, संशोधन करना बड़ा आसान काम हो, वो एकदम फ्लेक्सिबल हो। जैसे ब्रिटेन का संविधान, वहां पर जो संसद है वह कभी भी बदल सकती है। ठीक है, मतलब ब्रिटेन के संविधान को संशोधन करने के लिए, वहां पे कानून को संशोधन करने के लिए संसद अगर 1/2 से ज्यादा मतलब बहुमत पाले तो संविधान को संशोधित किया जा सकता है। जबकि अमेरिका के संविधान को क्या होगा? अमेरिका में संविधान को संशोधन करना पड़े तो विशेष बहुमत चाहिए, मतलब 2/3 से भी ज्यादा बहुमत चाहिए। लेकिन भारत के संविधान में क्या है? इन दोनों का समन्वय है, मतलब नम्यता भी है, अनम्यता भी है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। जैसे कुछ प्रावधान बड़े ही फ्लेक्सिबल हैं, जैसे अगर किसी भी स्टेट का नाम बदलना हो, उसकी बाउंड्री बदलनी हो, या किसी अन्य स्टेट को भारत में लाना हो। जैसे भारत में सिक्किम का जो विलय हुआ था, सिक्किम जब भारत आजाद हुआ था तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वहां पे राजशाही चलती थी। जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो इसके लिए कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए था। संसद बैठे और उसके आधे से ज्यादा सदस्य अगर हाँ बोल दें तो वह स्टेट बन सकता है। तो वो नम्य है, मींस आसानी से वो काम हो सकता है। अनम्यता किसको बोलते हैं? जो बहुत कठोर हो, मैंने भी आपको बताया। जैसे राष्ट्रपति से संबंधित कोई प्रावधान हो, या मान लीजिए कोई संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, जैसे जीएसटी लागू करना हो। अब जीएसटी में क्या है? राज्यों के लिए भी टैक्स होते हैं, केंद्र के लिए भी टैक्स होता है। तो इस ढांचे को अगर बदलना है तो उसके लिए आपको विशेष बहुमत का प्रावधान चाहिए। विशेष बहुमत 2 तरीके के होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक में क्या होता है जिसमें 2/3 सदस्यों का चाहिए होता है मत, और एक में क्या होता है कि 2/3 सदस्यों के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों का भी चाहिए होता है। तो भारतीय संविधान में दोनों का समन्वय किया गया है। कुछ प्रावधानों को आसानी से बदला जा सकता है और कुछ को बहुत ही मुश्किल से बदला जा सकता है। होपफुली आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के रूप में। चौथे पॉइंट पे आते हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जैसा शब्द भारतीय संविधान में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि वो संघीय दिखता है। पहले आप जानिए संघीय होता क्या है। जैसे मान लीजिए संघीय व्यवस्था का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका में स्टेट्स हैं, राज्य हैं, 50 से ज्यादा राज्य हैं। अब संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि केंद्र का अपना अलग व्यवस्था हो और राज्यों की अपनी अलग व्यवस्था हो, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा हो। अब अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में क्या है? यूएसए एक जो देश है उसका अपना अलग संविधान है, उसकी अपनी अलग शक्तियां हैं, और जो राज्य हैं जैसे टेक्सास वहां का एक राज्य है, उसका अपना एक अलग संविधान है। तो एक है टोटल पूरा, और वहां पे जो राज्य हैं उनके अपने अपने हैं।
तो इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है वह संघीय व्यवस्था का हिस्सा होता है। ठीक है, अब भारत में जो लिया गया है वह है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, अब एकात्मकता झुकाव का मतलब होता है कि जो संविधान केंद्र की ओर झुकाव हो, मतलब केंद्र और राज्य दोनों हैं लेकिन केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव हो, ज्यादा शक्तियां केंद्र की ओर हो, उसको बोलते हैं एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान। तो भारत का संविधान जो है तो संघीय ढांचा, लेकिन उसमें एकात्मकता के लक्षण ज्यादा आते हैं, मतलब केंद्र को, संघ को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। एकात्मक क्या होता है? जैसे ब्रिटेन में क्या है? एकात्मक शासन है। एकात्मक का मतलब होता है ब्रिटेन को जो है उसका अपना एक संविधान है, उसमें कोई स्टेट्स के लिए अलग अलग प्रावधान नहीं है। जैसे अपने भारत में आएंगे तो भारत का संविधान है तो संघ सरकार को, जो केंद्र सरकार उसको शक्तियां मिलती हैं। राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की अपनी विधानसभा होती है, उसके मुख्यमंत्री होते हैं। एकात्मक शासन में ऐसा नहीं होता है कि राज्यों की अलग विधानसभा हो, जबकि संघीय ढांचे में राज्यों को अलग अलग शक्तियां मिली होती हैं। तो भारत में क्या है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। मींस जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है। तो इसको बोलते हैं, आइवर जेनिक्स जो थे, एक बड़े विचारक हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला था एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था जो है भारत के संविधान में दिखती है। अब जैसे एकात्मकता की ओर झुकाव के हम अगर आपको एग्जांपल दें तो जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, हर स्टेट्स में राज्यपाल होता है और राज्यपाल जो है वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये एकात्मकता का लक्षण हुआ कि राज्यों की जो शक्ति है उसमें हस्तक्षेप करने की बात, क्योंकि एजेंट के रूप में राज्यपाल वहां की व्यवस्था देखता है और वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है। तो ये एकात्मकता का लक्षण हो गया। ठीक है, जैसे दूसरा एकात्मकता का लक्षण ये है, यूएसए में जाएंगे तो वहां हर राज्य का अपना संविधान होता है, अपने राज्य की सुप्रीम कोर्ट होती है। जबकि भारत में क्या है? हर राज्य का अपना संविधान नहीं, भारत का एक संविधान है, उसके अंतर्गत ही सबको काम करना है। ठीक है, और हर राज्य की अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका का ढांचा है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या है? एकात्मकता की ओर जो झुकाव है वो ज्यादा है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, मैंने पूरा डिटेल लेक्चर भी बनाया है इस पे, आप देख सकते हैं कि कैसे भारत में संघीय ढांचा जो है एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। एक विचारक है केसी बियरे, उन्होंने भारत को अर्ध संघ बोला है, मतलब संघ पूर्णतया नहीं है, उसको अर्ध संघ, क्वाजी फेडरल का नाम दिया है। इन दोनों का नाम आप इसलिए याद रखिए, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि आइवर जेनिक्स ने क्या बोला है और केसी बियरे ने क्या बोला है। आप मेंस में भी इनको कोट कर सकते हैं। केसी बियरे जो है उन्होंने भारत को क्वाजी फेडरल मींस अर्ध संघ बोला है, और जो आइवर जेनिक्स है उन्होंने बोला है संघात्मक व्यवस्था है लेकिन वो एकात्मकता की ओर झुकाव उसका रखता है। ठीक है, अब मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया भी है, संघात्मक व्यवस्था जो एकात्मक की ओर झुकाव रखी वो कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमें अपने स्रोत भी हैं वो याद रखने होंगे, सब कुछ जोड़ जोड़ के पढ़ना है। पांचवा जो विशेषता है भारत के संविधान की वो है सरकार का संसदीय रूप। संसदीय रूप, इसी को वेस्टमिंस्टर प्रणाली बोलते हैं। ये एक जगह है ब्रिटेन में जहां पे ब्रिटेन का संविधान या संसद बैठती है, इसीलिए इसका नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया कि वेस्टमिंस्टर जो सिस्टम है, ये प्रणाली जो है, इसको संसदीय व्यवस्था प्रणाली को ही इसका दूसरा उपनाम बोलते हैं या दूसरा नाम बोल देते हैं। तो सरकार का संसदीय रूप, इसको उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं। सरकार का संसदीय रूप का मतलब होता है, नाम में आ रहा संसदीय रूप, मतलब संसद के प्रति जो जवाबदेह होगा, ऐसी सरकार जो संसद के प्रति जवाबदेह हो। मतलब जब तक सरकार का संसद के प्रति विश्वास है, जैसे भारत में लोकसभा जो वर्तमान सरकार है, जब तक उसका संसद में बहुमत रहेगा तब तक वह सरकार रहेगी। बहुमत रहने का मतलब क्या है? वहां पे अगर मेजोरिटी है तो सरकार जो है वहां संसद में रहेगी और वह संसद के प्रति जवाबदेह होगी, उत्तरदायी होगी। अब दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक संसदीय व्यवस्था होती है, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। मैंने आपको एक लेक्चर में सब कुछ बताया है, आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी समझने के लिए मोटा मोटी अगर देखें तो संसदीय व्यवस्था में दो तत्व होते हैं। पहला तत्व कि संसद के प्रति जवाबदेह होगी। ठीक है, जब तक संसद में उसका विश्वास रहेगा, जब तक उसके पास पर्याप्त बहुमत रहेगा तब तक वो सरकार में रहेगी। दूसरा संसदीय व्यवस्था का ये तात्पर्य होता है कि जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है उनके बीच में समन्वय होगा। अध्यक्षात्मक शासन में दोनों के बीच में अलगाव होता है, कार्यपालिका एकदम अलग होती है और विधायिका एकदम अलग होती है, जबकि संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समन्वय होता है और कार्यपालिका विधायिका में से ही चुनी जाती है। जैसे वर्तमान सरकार अगर आप देखेंगे, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, तो पहले वो संसद के सदस्य हैं, विधायिका के सदस्य हैं,
और उन्हीं में से सरकार है। जितने मंत्री होते हैं सारे विधायिका के सदस्य होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन में अगर अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर मंत्री होने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं होता है। तो ये एक मेजर अंतर है संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन में। इस पर डिटेल लेक्चर मैंने बनाया, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली विशेषता पे, संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता, ये जो टर्म है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। संसद कुछ भी कर सकती है, उसका कोई पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू नहीं करने वाला। संसद ने जो कह दिया वह सर्वमान्य है, वही है, उसका कोई निरीक्षण नहीं कर सकता है। संसद सर्वोच्च रहेगी। न्यायिक सर्वोच्चता को जो फ्रेज है, जो टर्म है, वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। वहां पर क्या है, अमेरिका जो है, अमेरिकी लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता है वह एक सबसे महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है। मींस अगर लोगों में लिबर्टी या फ्रीडम नहीं होगी तो वह डेमोक्रेसी को सही नहीं मानते हैं। तो इसलिए न्यायिक सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है, ताकि अगर कोई सरकार कोई गलत काम करती है, अगर विधायिका कोई गलत काम करती है, कुछ भी गलत कानून बनाती है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सके। तो भारत के संविधान में दोनों का समन्वय हो गया। अब न्यायिक सर्वोच्चता कैसे होती है? जैसे अमेरिका में जो न्यायिक सर्वोच्चता है वह विधि की नियत प्रक्रिया से है, मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। जबकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि न्यायपालिका ये देखेगी जो कानून बना है उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ, अगर उसका उल्लंघन हुआ तो ये सजा है। जबकि अमेरिका में न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां हैं, जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जो टर्म है वो यूएस के लिए है। वहां पर क्या है, वह न्यायपालिका ये भी देखेगी कि कानून का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, और साथ में ये भी देखेगी जो प्रक्रिया फॉलो की गई है उस कानून को बनाने में या उसको जो उल्लंघन हुआ है उसकी प्रक्रिया, सारी चीजों को होलिस्टिक देखेगा। इसलिए कहा जाता है अमेरिकी जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसको अथाह शक्तियां है, उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसकी वजह से न्यायिक सर्वोच्चता का फ्रेज आता है। लेकिन भारत में समन्वय रखा गया, इसलिए भारत में विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वह फॉलो की जाती है। इसलिए भारत में दोनों का समन्वय है। जैसे संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई फैसला दिया है उसको भी बदला जा सकता है, कैसे? संसद के माध्यम से। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। जैसे संसदीय सर्वोच्चता का उदाहरण क्या है, राजीव गांधी सरकार ने सायरा बानो केस में 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट को राजीव गांधी की सरकार ने पलट दिया था। कैसे? उस जजमेंट को संसद के द्वारा दूसरा कानून बना के पलट दिया गया था। ऐसे ही संसद के कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। आपने केशवानंद भारती वाला केस सुना होगा, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया गया था, एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया। एनजेसी वाला मामला आपने सुना होगा, जिसमें संसद ने एक कानून बनाया था जिसके तहत कोलेजियम प्रणाली को खत्म करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस कानून को रद्द कर दिया। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखा गया है, संतुलन बनाया गया। अगर संसद कुछ गलत करती है तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रद्द कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत प्रावधान किया है तो संसद कर सकती है। कुल मिलाकर दोनों के बीच में बैलेंस बनाया है और बताया गया है कि दोनों की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए संविधान सबसे सर्वोच्च है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये 6 प्रावधान देख लिए होंगे। इसके बाद आता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। पहला टर्म है एकीकृत। एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड, मींस अमेरिका में जैसे क्या, अमेरिका में क्या है, हर राज्य की अपनी अलग अलग सुप्रीम कोर्ट होती है और पूरे यूएसए की अपनी एक फेडरल कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है। हर राज्य की अपनी अलग है और पूरे यूएसए की अपनी फेडरल कोर्ट अलग है। उनके अलग अलग मामले हैं कि फेडरल कोर्ट क्या सुनेगा और जो राज्यों की कोर्ट है वो क्या क्या मामले सुनेगी, उनकी भी स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा है। भारत में क्या है, भारत में एक इंटीग्रेटेड ढांचा है, मतलब सर्वोच्च पे सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में हाई कोर्ट है और उन्हीं राज्यों में नीचे क्या है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो लोअर जुडिशरी है वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी। एकीकृत होने का मतलब ये होता है जो कोर्ट्स हैं वह केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य के जो कानून हैं उनकी भी सुनवाई करती हैं। जैसे यहाँ पे अमेरिका में, यूएसए में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, जो राज्यों के कानून है, इस राज्य के जो कानून है तो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट से उसी को कानून मानेगी, ठीक है। जो फेडरल कोर्ट होगी वह सिर्फ वही कानून मानेगी जो वहां की केंद्र सरकार ने बनाए। जबकि भारत में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या जो लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट वगैरह भी हैं, वह केंद्र के कानून, जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं, संसद ने कानून बनाए हैं, उनको भी मानेगी और जो राज्यों ने जो कानून बनाए हैं उनको भी मानेगी, मतलब उनके हिसाब से निर्णय देगी, ठीक है। तो एकीकृत का मतलब ये है और सबके अधीक्षण में सुप्रीम कोर्ट नीचे हाई कोर्ट के नीचे लोअर जुडिशरी। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका।
आप जानते हैं भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, ढेर सारी शक्तियां दी गई, इसीलिए संविधान में प्रावधान कर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय को ढेर सारी शक्तियां दे दी गई हैं। और स्वतंत्र कैसे मायने में रखा गया है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना एक कठिन प्रक्रिया है। आप जानते हैं उनको महाभियोग के बराबर बोला जाता है, हालांकि महाभियोग टर्म यूज नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का मतलब आप विशेष बहुमत चाहिए संसद में, इसलिए स्वतंत्र रखा गया है ताकि जो संसद या प्रशासन है वह अपनी मनमानी न कर पाए। साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए रखी गई ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? संविधान का रक्षक है और मौलिक अधिकारों का गारंटर है। अगर वही स्वतंत्र नहीं होगा तो कैसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होगी? इसलिए भारतीय संविधान की विशेषता है कि न्यायपालिका जो है वो इंटीग्रेटेड भी है, साथ ही साथ स्वतंत्र भी है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।